जय हिंद, नमस्ते, जोहार। तो बात करेंगे कक्षा 12वीं के इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों पे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रश्न हम लोग करवा रहे हैं वो हर साल आपके, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सभी एग्जाम में जिन जिन टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक को उठाकर हम लोग क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो जितने भी ऑप्शंस दिए जाते हैं वो बेसिकली पूरा टाल मटोल करके चीज़ों को समझकर बूझकर ही दिया जाता है। तो जितने मैं करवा रहा हूं उसको आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे चलेंगे और फिर जाकर सब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो पहले समझते हैं कि मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था और ये एक युद्ध था जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हम लोग हेमू के नाम से जानते हैं ना, उनके बीच में हुआ था। और ये जो था पानीपत का पहला युद्ध था, ठीक है। तो पहले युद्ध में ही क्या हुआ था, भारत में मुगल साम्राज्य का नींव जो है अकबर के द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का 3 युद्ध जो बेसिकली ज्यादातर पूछा जाता है, पहला, द्वितीय और तीसरा, तो तीनों डेट याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ और तीसरा युद्ध जो वो 1771 में होता है। तो जो पहला युद्ध होता है पानीपत का, जो कि आपका डेट है 21 अप्रैल 1526, जो कि आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। फिर दूसरा जो बैटल होता है पानीपत का, जो सेकंड बैटल है आपका, सेकंड युद्ध जो है वो आपका 5 नवंबर 1556 को होता है, जो कि अकबर और हेमू के बीच होता है। और फिर जो तीसरा बैटल है जो कि 14 जनवरी 1771 में होता है, वो अहमद शाह अब्दाली और जो है आपका सदाशिव राव भाऊ, जो है सदाशिव राव भाऊ, उसके साथ होता है। तो यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध का बात किया तो आपका आंसर क्या होगा, 1556 आपका क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न ये भी पूछेगा कि अकबरनामा का रचना किसने किया था। तो अकबरनामा जो है जिसको अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, ठीक उसी प्रकार बाबरनामा है जो कि बाबर के द्वारा लिखा गया। तो अकबरनामा का एक अध्याय था, एक भाग है जिसको बोलते हैं आईने अकबरी, जिसमें अकबर के कानून व्यवस्था के बारे में लिखा गया। तो ये अकबरनामा का कौन सा भाग है, ये आपका प्रश्न है। ऑप्शंस क्या, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो ये जो आपका अकबरनामा में जो आईने अकबरी है ये किसका भाग है, तो ये तीसरा नंबर का भाग है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 का गौ जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका 4 नंबर का, कि अकबर कालीन गेजेटियर किसे कहा जाता था। अकबर कालीन गेजेटियर जो है किसे कहा जाता था, तो 4 का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, आईने अकबरी को अकबर कालीन का गेजेटियर कहा जाता था, इसको याद रख लीजिएगा। अगला 5 नंबर का प्रश्न क्या है कि आईने अकबरी के 5वें भाग में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है आता है। तो ये जो 5वां जो भाग है इसमें क्या आता है आपका, ये प्रश्न है। तो देखिएगा इसमें मंजिल आबादी है ना, सिपह आबादी और मुल्क आबादी, यानी कि आबादी के बारे में बताया गया कि जो अकबर के काल में कितने मंजिल थी, मंजिल यानी कितने इमारतें थे, कितने सिपाही थे और कितने मुल्क जो थे वो शामिल थे, इसके बारे में लिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर का, कि आईने अकबरी को अकबर के शासन काल के क्या लिख रहा है, 42वें वर्ष यानी कि 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में कितने संशोधनों के उपरांत जो है अंतिम रूप दिया गया था। तो ये जो शासन अकबर का जो शासनकाल था, तो अकबर के शासनकाल का जो 42वां वर्ष हुआ, तो उस समय 1598 में आईने अकबरी में कुछ संशोधन किए गए। तो अंतिम रूप से संशोधन करने के बाद एक अंतिम रूप दिया गया, तो कितना बार जो है संशोधन किया गया था, यही आपका प्रश्न है। तो याद रखिएगा टोटल 5 बार संशोधन किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन में आईने अकबरी का एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने का सही समस्या क्या था, है ना। आपका जो है ना, जो ये इतिहास के स्रोत में आईने अकबरी का बहुत बड़ा भाग है, तो ये किस प्रकार से एक प्रकार की समस्या थी, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा
पहला क्या था कि ये जो है ना सत्ताधारी वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा गया ग्रंथ था। इसमें केवल उन्हीं लोगों के बारे में लिखा था और उन्हीं के बारे में विवेचना या उल्लेख किया गया था जो सत्ता पक्ष के थे। इसमें दिए गए अंक गणित के जोड़ में अनेक गलती पाया गया और जितने भी यहाँ पे गणित के जितने भी अंकों का प्रयोग किया गया उसमें काफी ज्यादा आपका जोड़ था। इसमें दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों में समानता नहीं थी कि जो भी संख्या मिला है उसमें असमानता देखने के लिए मिला, तो ये सारी जो है समस्या थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। तो मुगल काल में सिंचाई का साधन, ये कई बार प्रश्न पूछा गया। तो उस समय कुएं, तालाब और नहरें, ये तीनों प्रकार के सिंचाई साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 4 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या आपका जोवानी कारेरी था। ये जो जोवानी कारेरी था वो क्या था, तो याद रखिएगा ये इटली का क्या था, यात्री था। तो ऑप्शन नंबर गो आपका क्या होगा, सही होगा। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था। तो बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, तो बाबर द्वारा बाबरनामा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो है लिखा गया था। इसको आपको क्या करना है, कान में एकदम 100% याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों में किस मुगल शाहजादी की विशेष रुचि थी, है ना। ये जो मुगल काल की जो शाहजादी थी, यानी जैसे राजकुमारी है ना, तो उनका रचनात्मक और निर्माण आदि कार्य में सबसे ज्यादा किसका अहम योगदान था। ऑप्शंस क्या है आपका रोशन आरा, जहां आरा, गोहर आरा या उपरोक्त में से सभी। तो एक का आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 2, जहां आरा। तो जहां आरा जो थी ना, इनको रचना, किसी भी चीज का रचना करने में, निर्माण करने में काफी ज्यादा जो था इनका जो है हाथ था। अधिकांश मुगल इतिवृत्ति की रचना किस भाषा में की गई, यानी कि जो भी मुगल कालीन इतिवृत्ति के बारे में, उनके समय के घटनाओं के बारे में जो भी रचनाएं की गई वो अधिकांश किस भाग में था। तो याद रखिएगा सारे के सारे फारसी जो है भाषा में लिखा गया था। फारसी भाषा में अकबर के राजदरबार का प्रथम राजकवि कौन था। फारसी भाषा में अकबर के दरबार का पहला जो है राजदरबारी कवि जो था वो कौन था, ये आपका प्रश्न है। तो क्या याद रखिएगा क्या होगा, गिजाली। कौन था आपका, गिजाली, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला है रजमानामा नाम से किस ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया गया था। तो रजमानामा के नाम से महाभारत, किसको, महाभारत को जो है अनुवाद किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो महाभारत इसका आंसर होगा। और याद रखिएगा ये जो रजमानामा है ना, इसको अकबर ने ट्रांसलेट करवाया था किसमें, फारसी भाषा में। ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शहजादी ने क्या लिख रहा है, दीवान ए मखफी नाम से फारसी भाषा में दीवान की रचना की थी। तो ये जो रचना है वो किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका जेबुनिसा ने। किसने, जेबुनिसा ने किया था। अगला प्रश्न है आपका मजम उल बहरीन की रचना किसने किया था। तो मजहब जो बहरीन है इसका रचना किया गया था आपका दारा सिकोह के द्वारा। किसके द्वारा, दारा सिकोह के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि नस्तलिक क्या था। नस्तलिक जो है वो क्या था, तो नस्तलिक एक प्रकार की लेखन की शैली थी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, क जो होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न का जो सबसे पहला प्रश्न जो कि 5 नंबर के लिए पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करने के लिए पूछा है। तो लिखना कैसे है कि हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता है जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व में आपका जो है पूरा का पूरा बात बना है। अब इसकी निम्नलिखित विशेषताएं, सबसे पहला विशेषता यह है कि ये प्राचीनतम सभ्यता है। सबसे पहला या विश्व की एक ऐसी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, मिस्र की सबसे बड़ी सभ्यता, उस सभ्यता के समकालीन, यानी कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का जो एज हो रहा है, और भारत में जो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है उस सभ्यता का जो एज हो रहा है, दोनों का दोनों क्या हो रहा है, बराबर है। अगला क्या है कि इस सभ्यता के लोग एकमात्र ऐसे लोग थे जिनको कांसे की कला आती थी। ये कांसे के वस्तु को बना सकते थे, लेकिन बाकी और जो भारत की जो जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं सारे के सारे ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। लेकिन केवल और केवल आपका जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें कांसे की बनाने की कला में निपुणता था, लेकिन बाकी जितने भी शेष है उसमें केवल तांबा या ताम्र के वस्तुओं और पत्थरों का ही निर्माण उनको आता था। ये एकमात्र ऐसी
सभ्यता है जो कि नगरीय सभ्यता है, इसमें नगर निर्माण का नियोजन जो है सुनियोजन तरीके से बताया गया है। इस सभ्यता के काल में नगर नियोजन जो था वो अत्यंत उच्च कोटि की थी। अब इतना उच्च कोटि का था कि जो भी अभी वर्तमान समय में जो मेट्रो सिटी है, जो आधुनिक नगर की जो व्यवस्था है उससे एकदम मिलता जुलता है। ठीक उसी प्रकार की सारे सुख सुविधाएं, साफ सफाई का बंदोबस्त जो है हड़प्पा सभ्यता में किया गया है। लोग जो है जिस प्रकार आज हम लोग मनोरंजन के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत तरह के गेम खेलते हैं ना, उस समय भी जो इस सभ्यता के लोग थे वो मनोरंजन के लिए, कीड़ा कौतुकी के लिए जीवन में क्या करते थे, बहुत अलग अलग प्रकार से चीजों को करने का काम करते थे। जीवन का जो उनके लिए अभिन्न अंग था। इनका समाज अत्यंत सुखी और समृद्धि वाला समाज था, ऐसे माना जाता है। इस सभ्यता के लोग जो है धार्मिक विश्वास यानी कि पूजा पाठ में भी आस्था रखते थे। और ये लोग जो थे ना मातृ देवी का, पशुपति महादेव का, लिंग पूजा और प्रकृति की उपासना करने में क्या करते थे, विश्वास करते थे। वही बात कही, सभ्यता के काल की मूर्ति निर्माण की कला उत्कृष्ट थी, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के औजार और हथियार भी बनाए जाते थे। और भवन निर्माण कला और रत्न आभूषणों के निर्माण में जो था इनको बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने में भी निपुणता थे। अब इतना निपुण था कि यह दक्षिणी पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे। और ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया कहाँ तक का, तो दिलमुन और मगान यानी कि ओमान का बात कर रहा है। इन दोनों जो बड़े बड़े व्यापारिक नगर है उन सारे से क्या करते थे, ये व्यापार करने का काम करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की लिपि है, जो एक चित्रात्मक लिपि है और इसको जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता कई अर्थों में ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व सभ्यता में क्या है, महानतम जो है महानता का देन, याद रखिएगा। प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें 3-4 चीजों पे बात करेंगे। तो आंसर कैसे लिखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। इसका सिंपल सा बात था कि भारत से ब्रिटिश जो साम्राज्य है उसको हटाना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। तो यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये किस अधिवेशन से लिया गया है, तो मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया है। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ादी करवाने के लिए एक प्रकार का आरंभ था। तो भारत को आज़ादी कराने के लिए कौन सा आंदोलन चला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था। पहले बात करते इसके कारण को लेकर। तो सबसे पहला कारण है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण। तो पहला कारण क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। तो जो आपका असहयोग आंदोलन, ये जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या था कि जो क्रिप्स मिशन का क्या था, आपका असफलता। बर्मा में भारतीयों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भारतीयों के मन में आंदोलन आरंभ करने की तीव्र भावना जागृत हुई थी। तो पहला तो क्रिप्स मिशन का असफलता, दूसरा बर्मा में जो भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके प्रति, और अंग्रेज सरकार भारतीयों को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर सकी थी। और यह भी था, जैसे भारतीयों का मानना था कि हम लोग जो है ना, आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो हो रहा था उसमें हम लोग जो है ना, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है उसमें हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन जैसे आप युद्ध जीत जाओगे तो फिर हमें क्या करोगे, आज़ाद कर दोगे। तो वो भी जो लक्ष्य था इन्होंने आपका ठीक से काम नहीं किया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। और यह भी है कि जो भी उन्होंने आर्थिक नीति लाया था उसमें हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था, है ना। और यह भी एक कारण था कि जो जापानी लोग थे वो भारत पर भी हमला कर सकते थे, क्योंकि भारत जो है अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था। भारतीयों को लगता था यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, और यही मेन कारण था। पहला तो क्रिप्स मिशन का सफलता, बर्मा में भारतीयों पर किए गए दुर्व्यवहार। तीसरा क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना और अपना लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से घोषित न करना, है ना। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी आर्थिक नीति लाया गया उससे भारत की स्थिति और खराब हो जाना, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय, और भारतीयों को लगता था कि जापानी आक्रमण को जो ये लोग झेल
नहीं पाएगा। तो ये आपका कारण था। अब इसका परिणाम हुआ, तो पहला परिणाम क्या था? अगर परिणाम का बात किया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बनाया, सबसे पहला परिणाम। दूसरा क्या था? इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरुद्ध हो गया, और जब यह आंदोलन चला तो उससे जितना जो जनमत है पूरा भारत का, वो किसके खिलाफ आ गया? तो इंग्लैंड के खिलाफ आ गया। भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुसलमान लीग की उपेक्षा को देखते हुए लीग का महत्व अंग्रेजों की दृष्टि में क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। यानी कि जो मुस्लिम लीग का जब अवहेलना होने लगा तो ये लोग जो है अंग्रेजों के तरफ जो है ये लोग पड़ गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दिया, और भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेजों को यह विविध हो गया कि यहाँ उनका राज अब नहीं चल सकता। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जो असफल हुआ। असफलता का क्या कारण, तो उस पर बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण आंदोलन की सुनियोजित तैयारी का ना होना और सरकार के दमन चक्र का अत्यधिक कठोर होना। तो एक तो सुनियोजित तरीके से इस पर काम नहीं हो पाया, और सरकार जो दमनकारी सिद्धांत अपना रहा था उसके कारण जो है ये आंदोलन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। असफल होने के बावजूद भी आज़ादी की लड़ाई में यह भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसने अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र कराने हेतु विवश कर दिया। फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को अंग्रेजी की गुलामी से आज़ादी मिली और एक नए भारत की शुरुआत हुई। भारत को स्वतंत्र कराने में विभिन्न आंदोलनों की अहम भूमिका थी, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये सारे मेजर कारण थे जिसको आपको क्या करना, याद कर लेना। एक प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई और इसके अध्यक्षता में हुई थी, और किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1947 को हुआ था, और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? गृह मंत्री। अगला प्रश्न, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मांग किसने किया था? तो संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा मांग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस सदस्य क्या है? आर.बी. धुलेकर। किसने? आर.बी. धुलेकर के द्वारा किया गया था, ये बात याद रख लीजिएगा। किस रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि है वो संविधान सभा में जो है भाग नहीं लिए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रख लीजिएगा। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इसका अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है इन्होंने पास किया था, इसको याद